बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशनशिप डेवलप करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। और लास्ट टाइम हमने आपको याद होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी और हेमोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को भी डिफ़ाइन किया था, और इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को भी स्टडी किया था। उसके लिए हमने कुछ इक्वेशंस डेवलप की थी। तो ये जो आज हम डेरिवेशन करेंगे, इसमें उस प्रोसेस के दौरान होने वाली, उस स्टडी के दौरान होने वाली एस्टेब्लिश होने वाली डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, और फिर हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। और इसके साथ साथ फिर हम इसके बाद एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसको गिब्स हेमोल्ट्ज़ इक्वेशन कहा जाता है। और गिब्स हेमोल्ट्ज़ इक्वेशन में हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ करेंगे, और फिर देखेंगे कि गिब्स फ्री के हेमहोल्ट्ज़ इक्वेशन को किन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। लास्ट में हम ये देख लेंगे कि ओवरऑल इस गिब्स फ्री एनर्जी की सारी स्टडी के दौरान हमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं गिब्स फ्री एनर्जी के ज़रिए। यानी हम ये देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी की ओवरऑल एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, अगर आपने एमएससी में ये चीज़ नहीं पढ़ी तो इससे पहले बीएससी और एफएससी के लेवल पर अपने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसके लिए अगर हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन हो जो कि गैशियस फेज में प्रोसीड कर रहा हो, जिसमें ए और बी रिएक्टेंट और सी और डी प्रोडक्ट हों, तो इसके लिए जो मैंने जैसे कि बताया कि ये रिएक्शन कंसीडर करना है गैशियस फेज में प्रोसीड कर रहा है। तो गैसेस की कंसंट्रेशंस को नॉर्मली प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं ऐसे रिएक्शन का, वो भी इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखते हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए हम ये वाली रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप में यूँ समझें कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मल्टीपल से डिवाइड किया गया है, और साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस पर उनके नंबर ऑफ मोल्स जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद हैं वो पावर्स के तौर पे लिए गए हैं, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद हैं वो भी पावर के तौर पे लिए गए हैं। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो कि जनरल रिएक्शन दिया गया है ऊपर उस रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन में तो ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है कि इसमें हम कहीं गिब्स फ्री एनर्जी को देख सकें। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। हमने जब गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर प्रेशर का इफ़ेक्ट स्टडी किया था, तो उस दौरान हमने ये वाली रिलेशनशिप डिराइव की थी। शायद उस वक्त हमने 1 मोल के लिए डिराइव की थी, तो इसमें n मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन चूँकि अब हम n नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल n भी यूज़ किया। तो डेल्टा G इज इक्वल टू एन आर टी लॉग नेचुरल P2 ओवर P1। तो यहाँ पर ये हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं बात के जो रिएक्शन मिक्सचर है उसने जब प्रोसेस स्टार्ट किया उस वक्त उसका प्रेशर P1 था, और जब ये रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उस वक्त इसका प्रेशर कोई भी अदर प्रेशर P डेवलप हो गया। तो P1 को हम 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं और P2 को P एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। अब इन प्रेशर की इन वैल्यूज़ के साथ डेल्टा जी की क्या वैल्यू बनेगी? देखिए, P2 की जगह पर हमने P मेंशन कर दिया,
और P1 की जगह पर जस्ट 1 मेंशन कर दिया। यही वैल्यूज़ हमने सपोज की हैं प्रेशर्स के लिए दो मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पर P/1 हम इसको P लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को यूँ इक्वेशन 1 की फॉर्म में ला सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू nRT log नेचुरल P। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर जो डेल्टा G है ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंस इन फ्री एनर्जी है, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट की फ्री एनर्जीज़ का डिफरेंस है। तो इसको हम G2 माइनस G1 लिख सकते हैं, जिसमें अब हम इस प्रोसेस के लिए कहेंगे कि G2 की वैल्यू कोई भी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू G हो सकती है, और G1 जो है ये समझ लें कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, क्योंकि हमने इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर किया था, और वहाँ पर अगर हम बाकी स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करें तो हमने समझ लिया कि स्टैंडर्ड कंडीशन से प्रोसेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर G1 की वैल्यू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यानी G0 के इक्वल हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन में हम डेल्टा G को G2 माइनस G1 की बजाय G माइनस G0 लिख सकते हैं, क्योंकि G2 की वैल्यू हम G ले रहे हैं और G1 की वैल्यू G0 यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ले रहे हैं, जहाँ से ये प्रोसेस हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। लिहाजा डेल्टा G की जगह पर हम G माइनस G0 रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आई, और लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा G की जगह पर हमने G माइनस G0 लिख दिया। या इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, G0 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 4 सब्सटेंसेस हैं, और हम ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको तमाम सब्सटेंसेस की फ्री एनर्जीज कैलकुलेट करने के लिए, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है उसको मालूम करने के लिए, हर सब्सटेंस की फ्री एनर्जी मालूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सब्सटेंस ए के जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ए मोल्स दिए गए हैं उस पर अप्लाई करें तो फ्री एनर्जी ऑफ ए हम इस ऊपर वाली इक्वेशन से इस फॉर्म में मालूम कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू समझ लें कि a से रिप्लेस हो गई है, और यहाँ पर जो p है, p जनरल टर्म थी, यहाँ पर हम उसको उस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस a उसको ले रहे हैं। तो इस तरह ये ऊपर की इक्वेशन ए सब्सटेंस के लिए ये सेकंड लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और बी सब्सटेंस के लिए लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर सी सब्सटेंस के लिए यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और उसमें हम ये वाली इक्वेशन हासिल करेंगे लास्ट वाली, और डी सब्सटेंस के लिए भी हम इसी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम सब्सटेंसेस के जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम उनकी फ्री एनर्जीज़ इस जनरल इक्वेशन को यूज़ करते हुए मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डेल्टा G है, डेल्टा G होता है फ्री एनर्जी ऑफ यानी फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही चेंज इन फ्री एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी कहें या गिब्स एनर्जी कहें, ये सिमिलर टर्म्स हैं, यानी IUPAC ने ये रिकमेंड किया है कि गिब्स फ्री एनर्जी को जस्ट गिब्स एनर्जी कहा जा सकता है। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी हम इस लास्ट इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए। उसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी, ये चेंज इन फ्री एनर्जी होगी, यही होनी चाहिए। तो अब प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी हमें इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में कहाँ से मिलेगी? वो है हमारे पास प्रोडक्ट्स की, हमने ऊपर कैलकुलेट की है सी और डी सब्सटेंसेस की फ्री एनर्जीज, ये दोनों इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के का रोल प्ले कर रही हैं। तो इस तरह इन टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी इन दोनों का समेशन, इन दोनों को सम अप कर देंगे। और चूँकि हमारे पास CGC और DGD की वैल्यूज़
ऊपर इक्वेशन में मालूम है, तो वो इक्वेशन हम यहाँ पर पुट करके फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने सम अप कर दिया इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड को, CGC और DG की वैल्यूज़ में जो इक्वेशन में जो राइट साइड पे वैल्यूज़ मौजूद हैं। और इसी तरह हम अगर अब रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हमें इस इक्वेशन में पहली दो इक्वेशंस को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने A और B सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हुए ऑब्टेन की थी। तो वहाँ से हम रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो डेल्टा G है वो किसके इक्वल हुआ? हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी भी पुट कर दी, और जो अभी हमने सेकंड लास्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी ऑब्टेन की वो भी यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस लेने से हम चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, यानी फ्री एनर्जी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं उनको इकट्ठा एक जगह पर लिख दें, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये समझ लें कि प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज़ हैं, और रेड कलर में जो लिखी गई वैल्यूज़ हैं ये रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज़ हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद, पॉलिश करने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हमने जैसा कि बताया कि ग्रीन कलर की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली प्रोडक्ट की के तौर पे यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज़ हैं, तो हम इसको G0 प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। और रेड कलर में इस्तेमाल होने वाले रेड कलर में लिखी जाने वाली वैल्यूज़ रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस की फ्री एनर्जीज़ हैं, तो हम उनको G0 रिएक्टेंट के तौर पे लिख सकते हैं। तो इस तरह G0 प्रोडक्ट माइनस G0 रिएक्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा G0, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पूरे रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी रिप्लेस करके हम जस्ट इनकी जगह पर डेल्टा G0 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 इस फॉर्म में आ जाएगी। ये जो लास्ट फॉर्म है ये है, समझिए कि फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ होने वाली वैल्यूज़ को हमने डेल्टा G0 से रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें कि अगर हम इस इक्वेशन का जो कलर पोर्शन है, यानी ग्रीन और रेड पोर्शन, उसमें देखें कि जो नंबर ऑफ मोल्स थे उनको हम अगर लॉग के अंदर लेके जाएं तो वो पावर्स में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब हम इन नंबर्स को लॉग के अंदर लेके जाएंगे तो वो पावर्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यही किया कि ऊपर की इक्वेशन में से जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स थे, C, स्मॉल d, स्मॉल a, स्मॉल b, उनको पावर के तौर पे लिख दिया लॉग के अंदर ले जाके। इसी तरह अगर हम RT को भी मैथमेटिकली अलाउड है कि हम उसको भी पावर के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर शिफ्ट करने से पूरा होता है, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को ही पावर के तौर पे शिफ्ट किया, तो ये लॉग नेचर के अंदर लेके गए। अब जो RT है ये समझ लें कि लास्ट 4 वैल्यूज़ में कॉमन वैल्यू है, तो इसको हम कॉमन एक साइड पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लॉग नेचुरल की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दें तो हम उसको यूँ रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो लॉग नेचुरल में पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यूज़ हैं उनको न्यूमरेटर में, और जो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यूज़ हैं उनको डिनोमिनेटर में लिखकर। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, जिसमें अब हम देखेंगे कि ये जो लास्ट पोर्शन है इस इक्वेशन का लॉग नेचुरल के बाद का, तो हमने ये अभी कहा कि जब हमने शुरू में रिएक्शन लिखा था कि ये सारी की सारी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर के इक्वल है।
तो हमने ये इक्वेशन शुरू में लिखी थी इस रिएक्शन के लिए। तो समझ लें कि हम यहाँ पर ये जो कलर्ड ये जो रेशनल वैल्यू है इसको हटाकर इसकी जगह पर के पी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये लिखते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी और वाज़ेह तौर पर ये इक्वेशन हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप दे रही है। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम रिएक्शन को कंसिडर करें तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन की हमेशा फ्री एनर्जी चेंज ज़ीरो के इक्वल होती है। ये निशानी होती है किसी रिएक्शन की जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका हो। जब फ्री एनर्जी की वैल्यू को हम देखते हैं तो अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ हों तो फिर समझ लें कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और अगर फ्री एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है तो फिर समझ लें कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। तो यानी कि फ्री एनर्जी की वैल्यू से हमें रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन का अंदाज़ा हो सकता है कि आया वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या नहीं है। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो उस सूरत में डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और इस तरह ऊपर की इक्वेशन में लेफ़्ट साइड ज़ीरो रह जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो बाकी सिर्फ राइट साइड की वैल्यूज़ रह जाएंगी। और इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन की मालूम कर सकते हैं, जो कि इक्वल होगी माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी के। तो यूँ समझें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के लिए भी मालूम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है अगर हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद इन पैरामीटर्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। और अगर किसी अदर टाइम पर जब रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है उस वक्त इस इक्वेशन को यूज़ करें तो हम इसके ज़रिए या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्री एनर्जी मालूम करके, और या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू से फ्री एनर्जी चेंज मालूम कर सकते हैं रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा एक जो टास्क था कि हम एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और फ्री एनर्जी चेंज के दरमियान, वो हमने किया। अब हम देखेंगे कि गिब्स हेमहोल्ट्ज़ इक्वेशन में फ्री एनर्जी कैसे यूज़ की जा सकती है। तो ये एक इक्वेशन है, पहले हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। तो गिब्स हेमहोल्ट्ज़ इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की मैथमेटिकल डेफिनेशन से, जो हमने पहले भी किया था जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी पर डिफरेंट फैक्टर्स के इफेक्ट को स्टडी किया था। तो हमने यही रिलेशनशिप वहाँ पर यूज़ की थी, और जो प्रोसेस हमने वहाँ पर किया वही प्रोसेस यहाँ पर चलता जाएगा कि इसमें हम पहले एंथैल्पी की वैल्यू पुट करेंगे, और एंथैल्पी की वैल्यू भी उसकी डेफिनेशन से लेंगे जो कि इक्वल होती है E प्लस पी वी के। तो अगर हम ये वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म में पुट कर दें तो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आ जाती है। और अगर पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें, ये सारा प्रोसेस हमने पहले किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो ये समझ लें कि जस्ट उसकी रिपीटिशन हो रही है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक जो टर्म्स हैं डी ई प्लस पी डी वी, इसको रिप्लेस कर सकते हैं पार्शियल क्यू के साथ। तो और पार्शियल क्यू इक्वल पार्शियल क्यू की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टी डी एस, क्योंकि पार्शियल क्यू फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी वो इसके इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? वो डी एस ओवर टी के इक्वल होता है। सॉरी, डी एंट्रोपी चेंज की डेफिनेशन के मुताबिक पार्शियल क्यू ओवर टी के इक्वल होता है। तो वहाँ से हम पार्शियल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके ऊपर की इक्वेशन में पुट करते हैं, और इस तरह हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है जिसमें कुछ वैल्यूज़ सिमिलर हैं लेकिन ऑपोजिट साइंस के साथ है, तो वो कट ऑफ हो जाती हैं और हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब ये जो इक्वेशन थी ये हमने उस वक्त स्टडी की थी जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी को टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होते हुए
देखना था। और अगर हम इसमें से सिर्फ उस वक्त भी हमने ये किया था कि अगर सिर्फ प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम फाइनली पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस के लिख सकते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी प्रोसेस की दो स्टेट्स हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, तो ये जो लास्ट इक्वेशन है वहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर इनिशियल स्टेट और सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं जी और एस के लिए फॉर फाइनल स्टेट। तो हमने यूँ इस इक्वेशन को इनिशियल और फाइनल स्टेट पे अप्लाई कर दिया लास्ट इक्वेशन को, और इस तरह दोनों का डिफरेंस यानी फाइनल स्टेट का डिफरेंस, फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट माइनस करने से हमें ये वैल्यू मिलेगी दोनों अबव दोनों स्टेट्स के लिए पार्शियल जी टू ओवर पार्शियल टी की, पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। इनका डिफरेंस हमें माइनस डेल्टा एस के इक्वल मिल जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को ऊपर की इक्वेशन को ज़रा समराइज़ करके इस तरह भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल मतलब रूल्स में ये अलाउड है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फाइनली हम ये कंक्लूड करते हैं कि पार्शियल डेल्टा जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ये जी इक्वल होता है एच माइनस टी एस के। तो अगर इनिशियल स्टेज पर हम ये आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करें तो G1 इक्वल होगा H1 माइनस टी S1। यहाँ पर हमने T के साथ जस्ट 1 नहीं लगाया क्योंकि हम कह रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहना है, चाहे वो इनिशियल स्टेज पे यानी T1 हो चाहे वो T2 हो, वो एक ही टेम्परेचर रहना है। तो हमने उसको समझ लिया T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू टी सिंगल टेम्परेचर के साथ रिप्लेस कर दिया, और बाकी पैरामीटर्स इनिशियल और फाइनल स्टेट में चेंज हो रहे हैं तो इसलिए हमने उनके साथ मुख्तलिफ स्टेट्स के लिहाज से सबस्क्रिप्ट्स फीड कर दिए। अब इन वैल्यूज़ के लिहाज से अगर हम G2 माइनस G1 मालूम करें तो G2 की वैल्यू है H2 माइनस TS2 और उसमें से माइनस करना है G1 की वैल्यू जो कि है H1 माइनस TS1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, H2 माइनस H1 इनको इकट्ठा कर लेते हैं, T को कॉमन निकाल लेते हैं और इस तरह दूसरी चीज़ रह जाएगी S2 माइनस S1। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अभी हमने इक्वेशन 2 में माइनस डेल्टा S की वैल्यू फाइंड आउट की, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद इसमें डेल्टा S की वैल्यू इक्वेशन 2 से फीड कर देते हैं। माइनस डेल्टा S की वैल्यू वो इक्वल है पार्शियल डेल्टा G ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन 2 में ये वाज़ेह तौर पे वैल्यू लिखी हुई है। तो ये वैल्यू हमने डेल्टा S की जगह पे रिप्लेस कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, और इसी को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की, और इसको माइनर चेंजेस करके मुख्तलिफ फॉर्म्स में भी लिखा जाता है। तो ये तो हमने इक्वेशन की डेरिवेशन देखी। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं इस इक्वेशन की। तो इसकी दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पहली ये कि जैसा कि इक्वेशन में हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि अगर हमें फ्री एनर्जी की वैल्यू मालूम हो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो हम यहाँ से एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में फ्री एनर्जी एंथैल्पी के साथ रिलेट हो रही है। तो जहाँ जहाँ फ्री एनर्जी है वहाँ पर हम फ्री एनर्जी चेंज है वहाँ पर हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे, और टेम्परेचर जो भी चेंज हो रहे हैं हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और इस तरह से हम पूरे प्रोसेस की फ्री एनर्जी एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को एक तो एंथैल्पी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है बज़रिया फ्री एनर्जी, और दूसरा ये इक्वेशन इसमें हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा जी किसी सेल की ईएमएफ के साथ रिलेट करती है
ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में रिलेशनशिप पढ़ी होगी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जिसमें एन है नंबर ऑफ मोल्स, एफ है फैराडेज कांस्टेंट, और ई यहाँ पर ई इंटरनल एनर्जी के लिए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर ई है सेल पोटेंशियल के लिए, जिसको ईएमएफ कहा जाता है। उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह अगर हम टेम्परेचर मालूम कर लें, जो कि एक इजीली मेजरेबल पैरामीटर है, उसको मेजर करते हुए हम किसी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें जी की वैल्यू मालूम हो, या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें डेल्टा एच की वैल्यू मालूम हो तो हम सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें ईएमएफ की वैल्यू मालूम हो तो हम डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ना सिर्फ डिफरेंट टेम्परेचर्स के ज़रिए हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि हम ईएमएफ के ज़रिए भी एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये दोनों एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जो कि रिलेट करता है गिब्स फ्री एनर्जी को एंथैल्पी के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये तो इस हद तक हुआ कि जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ है इक्वेशन है, उसकी क्या एप्लीकेशन है। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी की क्या क्या एप्लीकेशंस पूरी स्टडी के दौरान, इसके मतलब जो कुछ हमने स्टडी किया उस दौरान हमारे सामने आई हैं। तो इसमें 4 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस गिब्स फ्री एनर्जी की हम कंक्लूड कर सकते हैं। पहला ये कि इसको एज ए क्राइटेरिया रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या रिएक्शन की फिजिबिलिटी के तौर पे चूज़ किया जा सकता है कि कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, या अगर करेगा तो वो इस वक्त किस हालत में है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस हैं। पहला ये कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें और वो उसके साथ साइन नेगेटिव लगा हो, तो याद रखें कि वो रिएक्शन फिजिबल होगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी हम कहेंगे कि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, उसका होना पॉसिबल है। ये नहीं है कि कुछ हम रिएक्शंस हैं जो हम तसव्वुराती तौर पे सजेस्ट कर रहे होते हैं, या पेपर वर्क के दौरान हम लिख रहे होते हैं। हम पेपर के ऊपर तो उसकी प्रोडक्ट्स भी अंदाजे से बना लेते हैं, और हम ये लिख लेते हैं कि ये सब्सटेंसेस रिएक्ट करके ये इन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में उन सब्सटेंसेस के दरमियान रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसका पता फ्री एनर्जी से लगता है। जब हम उस रिएक्शन की फ्री एनर्जी मालूम कर लेते हैं, फ्री एनर्जी चेंज मालूम कर लेते हैं, और उसके साथ साइन जो है उसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर हम उसको देखें और वो साइन नेगेटिव हो, तो फिर समझ लें कि जो रिएक्शन हमने सजेस्ट किया है वो पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और उसमें क्या होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आने की सूरत में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो नेचुरली प्रोसीड नहीं करेगा, वो फिजिबल नहीं होगा। हाँ, उसको फिर हमें कुछ ख़ास अरेंजमेंट्स करके खुद से एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प लेके उसको प्रोसीड करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू है ज़ीरो। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन पॉसिबल तो था, लेकिन इस वक्त रिएक्शन स्टॉप कर चुका है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, वो अपने एंड टाइम पर वो अपनी कंप्लीशन कर चुका है, और इस वक्त एंड टाइम पर उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन इनिशियली रिएक्शन उसको हम देखेंगे कि वो फिजिबल था। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं डेल्टा जी की, जिनकी मदद से हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी का अंदाज़ा होता है। ये पहली एप्लीकेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की। दूसरी एप्लीकेशन, जैसा कि आज हमने रिलेशनशिप डिराइव की गिब्स फ्री एनर्जी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, तो उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू मालूम हो, तो हम वहाँ से ही किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और ये जो हमने लास्ट रिलेशनशिप पढ़ी, हमने देखा कि वहाँ पर आज के लेक्चर में जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी है, उसके मुताबिक हम फ्री एनर्जी के ज़रिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को
फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे लैब के अंदर, हमारे जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हमारे पास कौन से पैरामीटर्स इजीली अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंच सकते हैं अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो। बहरहाल एक गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर भी एक गुंजाइश मौजूद है कि वो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फ्राहम कर सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो गिब्स फ्री एनर्जी की है, वो हमने आज देखा कि गिब्स हेमोल्ड्स इक्वेशन में इस वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम सेल का पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू मालूम होना ज़रूरी है। मालूम हो गई, अब आगे क्या करेंगे, उसके ज़रिए हम सेल पोटेंशियल मालूम करेंगे, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जिसमें एन है नंबर ऑफ मोल्स और एफ है फ्रॉडेस कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो ई है ये सेल पोटेंशियल है। अब डेल्टा जी की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, एन और एफ को दूसरी साइड पे इक्वेशन की शिफ्ट करके हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट है कि गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा एच और डेल्टा एस, इन दोनों की वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए भी मालूम किया जा सकता है। इसमें से ज़रूरी है कि इन दोनों में से एक वैल्यू हमें पहले से मालूम हो। यानी अगर डेल्टा एच की वैल्यू मालूम है और फ्री एनर्जी की वैल्यू मालूम है, तो हम डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और सपोज डेल्टा एच की वैल्यू मालूम नहीं है जबकि डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू मालूम है, तो फिर हम फिर हम डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।